हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन देखो, मैंने हर एक चीज़ लिखा है पहले से, लेकिन मैं आपको समझा समझा के बता रहा हूँ। पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पूरे का पूरा जितना भी लिखा है आप उसको अपने नोटबुक में लिख लेना। तो पहले समझते हैं कि पीएनपी होता क्या है। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के हम पीएनपी को समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये आपका पी है। तो क्या लिखना है कि ऐसा उपकरण जिसमें दो पी प्रकार के, ये देखो, दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है, उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। फिर से समझते हैं। हमने कहा यहाँ पे जो पी लिखा है, एन लिखा है और ये पी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक में आपको क्या पता होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता का गुण कम और आचालकता का गुण ज़्यादा होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। एक आपका हो गया जर्मेनियम, दूसरा आपका सिलिकॉन और तीसरा आपका कार्बन। ये तीन आपके अर्धचालक हैं, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पीएनपी, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? अर्धचालक हैं। देखो, जो P होता है और जो N होता है, जो P होता है इसमें आपके क्या होते हैं? तो P वाले भाग में होते हैं कोटर, P वाले भाग में होते हैं कोटर। ये सारी चीज आप ध्यान से समझना, जिस कारण आपको इसकी कार्य विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। P में होते हैं कोटर, और कोटर को कुछ इस तरह से हम सिंबल बनाएंगे, ठीक है। एक तीर से दर्शाएंगे और पीछे एक गोला बना देंगे। तो ये होते हैं आपके कोटर। जो कोटर होते हैं ये चालक तार में, ठीक है, ये चालक तार में नहीं प्रवाहित होते हैं, चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं। जबकि यन जो होते हैं इसमें होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें आपके होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक तार में प्रवाहित होते हैं। जो कोटर होंगे वो चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं और कोटर होते हैं धनात्मक। और जो अर्धचालक यन में होते हैं इनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक। ये चालक तार में प्रवाहित हो जाते हैं। अब क्या क्या आपने समझा वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो लिखेंगे ऐसा उपकरण जिसमें दो, देखो यहाँ पर दो है ना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे, दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहां तक समझने के बाद आपको इसका प्रतीक भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है वह युक्ति जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एन प्रकार का अर्धचालक जो कि पतला होता है जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है, तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है इसका संकेत, और संकेत में आप क्या लिखेंगे? देखो, ये आपका होता है इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत। कैसे पहचानेंगे? इसमें धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। देखो यहाँ पर है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपका ई आपका होता है उत्सर्जक, बी आपका होता है आधार, और सी आपका होता है संग्राहक। तो धारा देखो यहाँ से जा रही ना, उत्सर्जक से कहाँ पे जा रही? आधार की ओर। तो संकेत में क्या लिखेंगे कि इसमें धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है, यह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। तो आपको लिखना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। अब आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, और कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका फिगर समझना होगा। तो यहाँ पर है आपका फिगर, ये छोटा सा फिगर है और इसी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फिगर है,
देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे P लिखा है और P में होते हैं कोटर, तो कोटर को हमने कुछ इस तरह से बना दिया है। N में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे डॉट पूरा का पूरा गोला नहीं बनाया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। और P में होते हैं कोटर, इसलिए यहाँ पे गोला गोला करके इसको दर्शाया गया है। ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP। E आपका होता है उत्सर्जक, C आपका होता है संग्राहक, B आपका होता है आधार। ठीक है, यहाँ पर धारा IE प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे IB प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर IC प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तीन धारा हैं। देखो यहाँ पे IB और IC है और इनके बीच में बैटरी कौन सा लगा है, BEB। EB क्यों लिखे हैं, देखो यहाँ पर E और B के बीच में जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर BEB लिखा गया है। यहाँ पर BCB लिखे हैं, C और B क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ C और B के बीच में जोड़ा गया है, इसलिए BCB लिखा गया है। तो ये आपका फिगर है। अब इस फिगर की सहायता से हम समझते हैं कि होता क्या है। पूरे कार्यविधि में पहले समझ लेते हैं, फिर मैंने लिखा है, आप आसानी से लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है। तो सबसे पहले PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उत्सर्जक और आधार, यहाँ पर देखो उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। पहला आपको यही लिखना है। फिर से समझते हैं, क्या लिखेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। दूसरा आप क्या लिखेंगे, उसके बाद संग तथा संग्राहक, सी को क्या बोलते हैं, संग्राहक तथा आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। तो हमने कहाँ तक समझा है, फिर से समझ लेते हैं। आपको क्या लिखना है कि PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए सर्वप्रथम उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपके क्या थे, कोटर थे। जब बैटरी को इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो धन आवेश है, ये धन आवेश है। और कोटर भी कैसे होते हैं, धनात्मक। हमने पहले ही बताया था, कोटर जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। और यहाँ का बैटरी का ध्रुव भी आपका धनात्मक है। तो ये धन आवेश यहाँ पर जाके इन कोटरों को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कोटर यन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। देखो यन क्षेत्र जो होता है वो पतला होता है, तो यहाँ पर ढेर सारे कोटर होते हैं। इस यन क्षेत्र के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको उदासीन कर देते हैं। और जो लगभग 90 से 95% कोटर जो बचे होते हैं वो P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब जो कोटर होंगे वो यहाँ पर बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। जब बिंदु C पर एकत्रित होने लगेंगे तो बैटरी BCB के द्वारा, यहाँ से बैटरी BCB के द्वारा, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर कोटर होते हैं प्लस, इन माइनस चार्ज यहाँ पर जाकर इन कोटरों को उदासीन कर देता है। अब देखो धारा यहाँ से इधर जा रही है, इसलिए हम इसका निशान उल्टा बनाएंगे, जिधर धारा बहेगी उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर इसको उदासीन करेंगे तो संग्राहक में धारा क्या, IC प्रवाहित होने लगेगी। उसके बाद यन क्षेत्र खाली हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के कोटर इनको उदासीन कर देते हैं। तो ये बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा, देखो ये ऋण है ना, ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाएगा तो आधार में धारा क्या, IB प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद यहाँ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होंगे ये धीरे धीरे P क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये धीरे धीरे तार की सहायता से नीचे आकर बैटरी BEB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे इस दिशा में, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान विपरीत दिशा में है। और यहाँ पर भी धारा क्या, IE प्रवाहित होने लगती है। तो ये हो गया इसका कार्य विधि। हमें पता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब ध्यान से मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, हर एक चीज को ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, लिखेंगे PNP
ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी बीसीबी के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। बैटरी के धन ध्रुव द्वारा, बैटरी बीईबी के धन ध्रुव द्वारा यहाँ पर आवेश पी क्षेत्र के कोटरों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये कोटर एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और एन क्षेत्र में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देते हैं और लगभग 90 से 95% कोटर पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद लिखेंगे जो बिंदु सी पर, ये बिंदु सी पर एकत्रित होने लगते हैं और बैटरी बीसीबी के द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है, जिससे संग्राहक में धारा आईसी प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद लिखेंगे एन क्षेत्र रिक्त होने के कारण बैटरी बीईबी के ऋण ध्रुव द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र में भेजा जाता है, जिस कारण आधार में धारा आईबी प्रवाहित होने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ई बिंदु से होते हुए बैटरी बीईबी की धन ध्रुव द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं और उत्सर्जक में धारा आईई प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन लिखना है कि संग्राहक में बहने वाली धारा आईसी, आधार में बहने वाला धारा आईबी और उत्सर्जक में बहने वाली धारा आईई है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या आने वाली, देखो ये दोनों आ रही हैं, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो कैसे लिखना है चलो अब वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। लिखा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझने के लिए पी अर्धचालक के बीच में उत्सर्जक व आधार को बैटरी बीईबी द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है, जबकि आधार तथा संग्राहक को बैटरी बीसीबी द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है, जबकि उत्सर्जक व आधार को बैटरी बीईबी द्वारा जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर अग्र अभिनति जाने लगते हैं। एन क्षेत्र बहुत पतला होने के कारण लगभग 95 से 98% कोटर एन क्षेत्र को पार करके पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, जबकि 2 से 5% कोटर उदासीन हो जाते हैं। पी क्षेत्र में सभी कोटर एकत्रित होने लगते हैं। इसी समय बैटरी बीसीबी की ऋण प्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन को बिंदु सी पर पहुंचकर कोटरों को क्या उदासीन कर देता है। एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसी समय बैटरी बीईबी की ऋण प्लेट द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर इसकी पूर्ति कर देता है। देखो मैंने जैसे जैसे बताया सेम वैसे वैसे यहाँ पर हर एक लाइन लिखा है और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद भी थोड़ा सा और बचा है। इसके बाद क्या होगा कि जिससे आधार में धारा आई भी प्रवाहित होने लगती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण क्या पी क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु ई से, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ई से होते हुए तार में बैटरी बीईबी की धन प्लेट पर आकर उदासीन हो जाते हैं। उत्सर्जक में धारा आईई प्रवाहित होने लगती है। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है कि उत्सर्जक में प्रवाहित होने वाली धारा आईई, आधार में बहने वाली धारा आईबी तथा संग्राहक में बहने वाली धारा आईसी हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से फार्मूला हो जाएगा आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट में एक बार हम फिर से पूरे थ्योरी को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आपको ये फिगर की सहायता से
पूरा का पूरा कार्यविधि लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएनपी की डिफिनेशन क्या होती है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा उपकरण जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। लिखेंगे, इसमें उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तथा संग्राहक और आधार को बैटरी बीसीबी के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। इसके बाद बैटरी से जुड़ने के बाद पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एन क्षेत्र पतला होने के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देता है और लगभग 90 से 95% कोटर पी क्षेत्र के बिंदु सी पर एकत्रित होने लगते हैं। तत्पश्चात बैटरी बीसीबी की ऋण प्लेट द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है और संग्राहक में आईसी धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपको लिखना है, यन क्षेत्र रिक्त होने के कारण बैटरी बीईबी की ऋण ध्रुव द्वारा इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन भेजकर इसकी पूर्ति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब भेजेगा तो यहाँ पर धारा IB प्रवाहित होने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बिंदु E से होते हुए बैटरी की बीईबी की धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। अतः उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। फिर लास्ट में संग्राहक में बहने वाली धारा IC, आधार में बहने वाली धारा IB, उत्सर्जक में बहने वाला धारा IE हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, देखो ये दोनों की दिशा एक है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो IB प्लस IC बराबर किसके होगा, ये अलग दिशा में जा रहा है ऊपर की ओर, बराबर हो जाएगा IE। तो यहाँ पर लिखा भी है कि IE बराबर हो जाएगा IB प्लस IC के। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके पहले मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझ लो एनपीएन ट्रांजिस्टर 90% आपका सॉल्व। तो पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जिसके कारण ये वीडियो आपके लिए एकदम ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो आ गया तो ये भी आसानी से आ जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को याद करेंगे कैसे। तो ये आपका हो गया एन हो गया, ये आपका हो गया पी हो गया, ये आपका हो गया एन हो गया, ठीक है, ये एनपीएन हो गया। अब यहाँ पे जो एन होते हैं ये आपके क्या है, ये भी आपके हैं अर्धचालक, और यहाँ पे पी ये भी अर्धचालक, और एन मतलब एनपीएन, ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। और आपको पता है अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो कार्बन आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएंगे, सिलिकॉन भी आपका अर्धचालक है। ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। अब दिक्कत ये है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक कहेंगे ऐसे पदार्थों को जिनमें चालकता का अचालकता का गुण ज़्यादा और चालकता का गुण कम होता है, मतलब चालक और अचालक के गुण पाए जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उस प्रकार के पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। यन जो होते हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक, और पी को हम कहते हैं, इसमें होते हैं कोटर, और कोटर को कुछ इस तरह से हम दर्शाएंगे, उसका कुछ इस तरह से प्रतीक रहेगा, पीछे आपका गोल पूरा पूरा रहेगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे डॉट बिंदु रहेगा। पी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कोटर, और कोटर होते हैं धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोटर जो होते हैं ये चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं, जबकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चालक तार में प्रवाहित होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अब समझते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में, जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है तो उसे एनपीएन
ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या लिखेंगे कि जब दो n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला p प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है तो उसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पर होता है आपका आधार B को हम बोलेंगे आधार, यहाँ पे आपका होता है E को हम पढ़ते हैं उत्सर्जक, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे C को पढ़ते हैं संग्राहक। तो आपसे पूछा जाएगा NPN ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है, तो NPN ट्रांजिस्टर में धारा उत्सर्जक से कहाँ बहती है, आधार की ओर। धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। तो ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर और उसका धारा किधर से किधर बहती है, और थोड़ा बहुत हमने अर्धचालक के बारे में बता दिया, कोटर के बारे में बता दिया और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर लिखा ही है कि NPN ट्रांजिस्टर ऐसा युक्ति या उपकरण जिसमें दो n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला p प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है जिसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या हो गया कि ऐसा उपकरण जिसमें दो n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला p प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है जिसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत तो हो जाएगा, इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है, इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। तो लिखा भी है इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। देखो यहाँ पर धारा जा नहीं रही, आधार से कहाँ जा रही, उत्सर्जक की ओर। तो आपको ये भी लिख देना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि NPN ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है, तो आपको लिखना है आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। इसके बाद आता है आपका कार्य विधि, और कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके फिगर को समझते हैं। हर एक चीज लिखा है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हर एक चीज आप नोट कर लेना। तो पहले हम इसका समझते हैं फिगर, और फिगर की सहायता से हम यहाँ पर पूरे कार्य विधि को समझेंगे। तो ये आपका फिगर, और फिगर में क्या लिखा है, NPN ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये N बिंदु है, यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे N बिंदु है, NPN। यहाँ पे बिंदु E है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है। यहाँ पे धारा IE प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर IB प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर IC प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर अग्र अभिनत लिखा है, यहाँ पर उत्क्रम अभिनत लिखा है। यहाँ पर बैटरी BEB लगा है, यहाँ पर बैटरी BCB लगा है। अब समझते हैं पूरे रचना को, कार्य विधि को कैसे लिखना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि देखो पहले मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कहानी के तरीके, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ ये कहानी आप लिख देना। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे उत्सर्जक है और यहाँ पे आधार है। उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, तथा संग्राहक C को बोलते हैं संग्राहक और B को बोलते हैं आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर EB क्यों लिखा है, E और B इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बैटरी है वो E और B के बीच में जुड़ी है। यहाँ BCB इसलिए लिखा है क्योंकि बैटरी B और C के बीच में जुड़ी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो जो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि N में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रतिकर्षित। और यहाँ पर जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, P क्षेत्र में जाएंगे। और P क्षेत्र आपको पता है बहुत पतला होता है, पतला होने के कारण क्या होगा, यहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जितने भी कोटर हैं इन सारे कोटनों को उदासीन कर देते हैं। लगभग जब उदासीन करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो नष्ट होंगे, जिसके कारण लगभग 2 से 3% इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। और लगभग 90 से 95% इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये चालक तार के द्वारा
बिंदु सी से होते हुए बैटरी BCB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक और यहाँ पर धनात्मक ध्रुव है, तो धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा, और जब उदासीन कर देगा तो यहाँ पर धारा क्या IE प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पी क्षेत्र के जितने भी क्वार्टर थे ये क्या हो गए थे, उदासीन, मतलब इनका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो रिक्त स्थान हो गया तो बैटरी BEB के धन ध्रुव द्वारा यहाँ से क्वार्टरों को भेजा जाता है इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, जिस कारण आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है और यहाँ के जो क्वार्टर होंगे वो N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और N क्षेत्र में क्या होगा, बिंदु E पर क्या, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आगे तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण बैटरी BEB के ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर इन क्वार्टरों को क्या उदासीन कर दिया जाता है। देखो धारा यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए इसकी विपरीत दिशा है, जहाँ पर विपरीत काम होगा। ठीक है, धारा की दिशा के सदैव हम विपरीत ही चिन्ह लगाएंगे, तीर का निशान, और यहाँ पर धारा क्या IE प्रवाहित होने लगती है। अब पूरी कार्य विधि को शुरू से आपको समझाते हैं। क्या लिखना है कि NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है। क्या कि NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तथा संग्राहक और आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। इसके बाद बैटरी के ऋण ध्रुव द्वारा, देखो ये ना, बैटरी के ऋण ध्रुव द्वारा N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और P क्षेत्र में उपस्थित क्वार्टरों को उदासीन कर देते हैं। लगभग 90 से 95% मुक्त इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और चालक तार बिंदु C से होते हुए बैटरी BCB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। देखो यहाँ से नीचे आ रहे थे, निशान क्या होगा, उल्टा होगा, उसके विपरीत, इसलिए यहाँ पर तीर ऊपर की ओर है, IE प्रवाहित होने लगती है। अब क्या लिखेंगे कि P क्षेत्र में मुक्त क्वार्टरों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, और ये स्थान क्या हो गया था, रिक्त स्थान हो गया था, इसलिए बैटरी BEB की धन ध्रुव द्वारा P क्षेत्र में क्वार्टरों की पूर्ति की जाती है, जिस कारण आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है और P क्षेत्र के क्वार्टर धीरे धीरे N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो कि क्वार्टर हैं तो यहाँ से तो नीचे आएंगे नहीं और N क्षेत्र में बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा कि बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा इन क्वार्टरों को उदासीन कर दिया जाता है, जिस कारण उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB, संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, देखो ये दोनों की दिशा ऊपर की ओर है तो IB प्लस में IC बराबर हो जाएगा IE के। यहाँ तक आपको लिखना है। कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने हर एक चीज को पहले ही लिखा है। क्या लिखे हैं कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि को समझने के लिए निम्न परिपथ तैयार करते हैं, मतलब जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, जिसमें उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तथा संग्राहक व आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। जब उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB से जोड़ते हैं तब क्या होगा, N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। P क्षेत्र पतला होने के कारण उसमें उपस्थित क्वार्टर लगभग 95 से 98%
N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा 2 से 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उदासीन हो जाते हैं। इसके बाद लिखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में पहुंचकर संग्राहक बिंदु C के द्वारा बैटरी BCB के द्वारा धन ध्रुव द्वारा क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण C में धारा IC प्रवाहित होने लगती है। आप क्या लिखेंगे कि P क्षेत्र में लगभग 2 से 5% इलेक्ट्रॉन कोटरों को उदासीन कर देते हैं, जिसकी पूर्ति धनावेश बैटरी BEB की धन प्लेट द्वारा की जाती है, जिसके कारण धारा IB आधार में प्रवाहित होने लगती है। यहां तक लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि अतः इस विधि में उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, देखो यहां से थोड़ा से और भी लिखेंगे IB। अब देखो यहां तक एक लाइन शायद छूट गया है। अब यहां से क्या होगा, IB प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आप क्या लिखना कि अतः यहाँ के मुक्त कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। जो कोटर होंगे क्या N क्षेत्र में जाएंगे और बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं, जिस कारण बैटरी BEB के ऋण ध्रुव द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है और उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। इतना आपको और लिखना था, ठीक है। यहाँ पर शायद लिखा नहीं है, इतना आपको लिख देना है कि जब यहाँ के कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं और बैटरी BEB के ऋण ध्रुव द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है, अतः इसमें IE धारा प्रवाहित होने लगती है। लास्ट में क्या लिखना है, अतः इस विधि में उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB, संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से IE बराबर IB प्लस IC, जैसे कि सेम उसमें सिद्ध किया था वही आपको यहाँ पर भी सिद्ध करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा शुरू से आप देखते रहना। देखो यहाँ पर आपको बस इस फिगर को याद करना है। इस फिगर के सहारे आप हर एक चीज को आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा था कि जब वह युक्ति जिसमें दो N प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला P प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है तो उसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। उसके बाद लिखे हैं कि NPN ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। इसके बाद लिखेंगे बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कोटरों को उदासीन कर देते हैं। लगभग 90 से 95% मुक्त इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन संग्राहक से C बिंदु से होते हुए बैटरी BCB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं, जिस कारण संग्राहक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद P क्षेत्र रिक्त स्थान होने के कारण बैटरी BEB की धन ध्रुव द्वारा यहाँ पर कोटरों को भेजा जाता है, जिससे आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है और ये कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उत्सर्जक बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं, जिन्हें बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर उदासीन कर दिया जाता है और उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB और संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, और यहाँ पर फिर सब कुछ लिखा ही है, IE बराबर IB प्लस में IC। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।